श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जूनियर बायोलॉजी की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम गैस लॉ पढ़ रहे थे। और गैस लॉ में हम अभी हमने नियम गैस के नियमों के बारे में पढ़ लिया था, फिर भी दोबारा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या वो सबसे पहले हमने बॉयल का नियम पढ़ा और बॉयल के नियम में हमने ये कहा कि जो P है वो व्युत्क्रमणपाती होता है V की। P है वो व्युत्क्रमणपाती होता है V की। और ऐसा कब होता है? जब तापमान स्थिर हो और साथ में n अणुओं की संख्या भी निश्चित हो, स्थिर हो। T और n स्थिर हो तब ऐसी कंडीशन आती है कि किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमणपाती होता है। कब हमने ये कहा था कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमणपाती होता है। ये पहला नियम हमने पढ़ा। दूसरा नियम हमने पढ़ा चार्ल्स का नियम। और चार्ल्स के नियम में हमने ये पढ़ा था कि जो पहले तो हमने T यहाँ कांस्टेंट रखा और यहाँ हमने P कांस्टेंट रखा। स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन V उसके परम ताप के समानुपाती होता है। V समानुपाती T चार्ल्स नियम में हमने पढ़ा था। दोबारा से चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर P पर यानी दाब क्या होना चाहिए? स्थिर। यहाँ P और n स्थिर है। चार्ल्स के नियम है स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये हमने चार्ल्स नियम में पढ़ लिया। तीसरा नियम हम पढ़ रहे थे और तीसरा नियम था गेलुसेक का नियम। गेलुसेक का नियम, तीसरा नियम अपने को पढ़ना है। गेलुसेक का नियम क्या कहता है? गेलुसेक का नियम कहता है, देखिए ध्यान से, कि गेलुसेक नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने इस नियम को दिया और वो नियम कहता क्या है? ध्यान से देखिए। गेलुसेक का तीसरा नियम है गेलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गेलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, ठीक है। गेलुसेक ने क्या कहा? गेलुसेक ने ये कहा कि जो ताप और दाब को स्थिर रख लें, स्थिर ताप और दाब पर अर्थात निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस का जो किसी गैस का आयतन है, किसी गैस का आयतन। दोबारा सुनिए, पहला नियम किसके लिए था? T स्थिर था, दूसरे में P स्थिर, तीसरे में आयतन स्थिर है, तीसरे में क्या है? आयतन। गेलुसेक में क्या है? निश्चित आयतन पर, ठीक है, निश्चित आयतन पर निश्चित द्रव्यमान वाली कोई गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है अर्थात P समानुपाती क्या होता है? T। दोबारा सुनिए, पहले में क्या था? T स्थिर था, दूसरे में P और इसमें कौन सा है? आयतन स्थिर, अर्थात स्थिर आयतन पर निश्चित द्रव्यमान वाली कोई गैस का दाब उसके परम ताप T के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये गेलुसेक का नियम है, ठीक है। और जब यहाँ तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो P बराबर क्या आएगा? KT आएगा। P बराबर क्या आएगा? KT। और फिर मैं T को यहाँ ले आऊँ, T अपॉन T, T इधर आ जाएगा K। P और T का अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होता है। P और T का अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होता है। और जब मैं कह दूँ कि कोई गैस है उसका दाब P1 और उसका ताप T1 है और कोई इसी गैस का दाब यदि बढ़कर P2 हो जाए और दाब P1 और P2 है और तापमान क्या है? T1 और T2, तो ऐसी कंडीशन में क्या मान रहेगा? P1 अपॉन T1 बराबर क्या हो जाएगा? P2 अपॉन T2। ये गेलुसेक का नियम है। ये किसका नियम है? गेलुसेक का नियम। दोबारा सुनो, P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। अब होगा क्या? देखिए, जब P और T के बीच में ग्राफ खींचते हैं, जब P और T के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। P और T के बीच में ये अपना P है, ये P, इसके और T के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ ऐसा आता है। एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसको मैंने कह दिया V1, इसको मैंने कह दिया V1, इसको मैंने कह दिया V3। जब आयतन का मान बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। यहाँ प्रेशर, इधर वाले में प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब इस आयतन का मान क्या है?
कम, इसलिए V3 का मान यहाँ क्या है सबसे ज़्यादा, फिर V2 का और फिर V1 का मान ज़्यादा। तो क्या बोलते हैं P और T के बीच में ग्राफ खींचे, ग्राफ एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। और फिर P और T जो स्थिरांक के बराबर है, हम मान लो किसी गैस का दाब T1 से T2 है और तापमान T1 से T2 है, तो ऐसी कंडीशन में गेलुसा का नियम क्या कहता है, P1/T1 बराबर P2/T2। ठीक है, और इसी आधार पर हम क्या कर लेंगे, इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या होगा, देखिए कोई न्यूमेरिकल है और वह है रसोई गैस के एक सिलेंडर में, रसोई गैस के एक सिलेंडर में भरी गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 12 बार है। मतलब क्या दिया पर 27 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर दिया हुआ और उस टेम्परेचर पर प्रेशर दिया गया है 12 बार। कितना प्रेशर दिया गया है, 12 बार दिया गया है। ध्यान से क्वेश्चन कर रहे हैं गेलुसे के गैसीय आयतन संबंधी नियम। क्या है देखिए, गैस ताप दिया हुआ अपने को T1, कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और उस पर प्रेशर कहा गया है जिसको मैं कहूँगा P1, और कितना कहा गया है 12 बार। कितना कहा गया है 12। आगे देखिए, रसोई गैस के एक सिलेंडर में भरी गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 12 बार है। यदि गैस सिलेंडर की दाब वहन क्षमता 16 बार हो, मतलब P2 और दिया गया है और फिर T2 पूछ रहे हैं हमसे, तो बताइए किस ताप पर सिलेंडर फट जाएगा। फट जाने का मतलब वहन क्षमता कितनी है, इतना प्रेशर ये और सहन कर सकता है 12 बार, मतलब लास्ट P2 जो है वो कितना आ सकता है 16 बार का आ सकता है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, T2 पूछ रहे हैं, कहते हैं कि कितना ताप लगाया जाए कि वो फट जाए। फट जाएगा मतलब लास्ट ताप पूछ रहे हैं हमसे, T2 पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब ऐसी कंडीशन हो तो हमने कभी ऐसे कहा P1/T1 बराबर P2/T2। क्या कहा था, P1/T1 बराबर P2/T2। हाँ, T2 की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, तो T2 की वैल्यू पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए हम T2 को यहाँ लेंगे, T2 बराबर, अब T2 को यहाँ लगाऊंगा तो क्या बनेगा P2 × T1 और फिर क्या आएगा, पैर में आ जाएगा इसके P2 और T1 का मान दिया गया है। जो T1 का मान दिया गया है वो डिग्री सेल्सियस में है। इस मान को अपने को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। किस में बदलना है, केल्विन। और जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो क्या आता है 273 का इस पर ऊपर जोड़ लगाते हैं और 27 इसमें जोड़ देते हैं, तो बनेगा कितना, ये बनेगा 300 केल्विन। कितना केल्विन बनेगा, 300। बाकी सिस्टम होगी तो T1 की जगह अपने क्या यूज करेंगे, 300 केल्विन को यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे 300 केल्विन, तो बनेगा क्या, देखिए T2 बराबर, P2 का मान दिया गया है, P2 का मान कितना है, P2 का मान है 16 बार, तो 16 × 300, 16 × 300 मान कितना आएगा 16 × 300, और उसके भाग में कितना T1, अरे भाग में कितना T1, कितना दिया गया है 12 दिया गया है। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा T2 के बराबर। किसके बराबर आएगा, T2 के। ध्यान रहे कि 12 और 16 को जब काटेंगे तो 4 आएगा, इधर आएगा 3 और 4 × 16 4 × 12, फिर क्या होगा 3 से काटेंगे हम, कितना आएगा 100 आएगा, और 100 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 400 केल्विन टेम्परेचर आया। हमें ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो हमें T2 भी अगला डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो डिग्री सेल्सियस ये केल्विन में है, तो डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो अपने क्या करेंगे 400 माइनस क्या कर देंगे 273 कर देंगे, फिर कितना आएगा बताइए 27 और 127 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। T2 की वैल्यू कितनी आएगी 127 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा 127 डिग्री सेल्सियस। ये अपना था तीसरा नियम। चौथा नियम, 3 नियम में तीसरा न्यूमेरिकल था, ये हमने कर लिया, ये फॉर्मूला मैंने ध्यान रखना, ठीक है। चौथा नियम है अपना अवोगाद्रो का नियम। चौथा नियम कौन सा है, अवोगाद्रो का नियम। और अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है देख लीजिए, अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, अवोगाद्रो का नियम कहता है 20 समानुपाती। चौथा नियम है अपना, और वो कौन सा है, अवोगाद्रो का नियम। कौन सा नियम है, अवोगाद्रो का नियम।
समानुपाती n, क्या कहता है 20 समानुपाती n, ठीक है 20 समानुपाती n अर्थात ताप दाब की कोई कंडीशन और उस कंडीशन पर किसी गैस का आयतन उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती है। मतलब गैस का आयतन यदि समान है, ताप दाब की सभी कंडीशन में गैस का आयतन यदि समान है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी। ये उसका गणितीय रूप है। दोबारा सुन लो, आवर्धन का नियम क्या कहता है, ताप दाब की कोई कंडीशन है और उसमें यदि किसी गैस का आयतन समान है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो 20 समानुपाती क्या है n, और फिर 20 समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या आ जाएगा k आ जाएगा और इधर क्या है n, और v यहाँ क्या है गैस का, v क्या है गैस का आयतन है, v क्या है गैस का, k क्या है समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है, k क्या है समानुपातिक स्थिरांक, n है मोलों की संख्या, n क्या है मोलों की n क्या है मोलों की संख्या। तो तीसरा चौथा अपना रूल था अवोगाद्रो का रूल। क्या कहता है अवोगाद्रो का रूल, अवोगाद्रो का रूल ये कहता है कि निश्चित ताप दाब पर किसी गैस का आयतन यदि निश्चित है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी, निश्चित होगी। अणुओं की संख्या क्या होगी, निश्चित। मतलब किसी गैस का ताप दाब की कंडीशन में आयतन कम होगा तो उसमें अणुओं की संख्या भी कम होगी, आयतन ज़्यादा हो रहा है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। एक मोल गैस में अणुओं की संख्या, एक मोल गैस में अणुओं की संख्या, एक मोल गैस में अणुओं की संख्या, मोल अवधारणा द्वारा हमने कभी पढ़ा था कि एक मोल गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी, जिसका मान होगा 6.022 × 10 की पावर 23। इसका मान ये क्या है, ये अवोगाद्रो। एक मोल गैस में अणुओं की संख्या, इतने अणु होंगे एक मोल गैस में, किसकी संख्या के बराबर, अवोगाद्रो की संख्या के बराबर। तो अवोगाद्रो का नियम कहता है 20 समानुपाती n, v का मान कम तो n का मान भी कम, v का मान ज़्यादा तो n का मान भी ज़्यादा। अब इधर देखिए, एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर n है यहाँ मोल, और मोल बराबर होता क्या है, किसी पदार्थ की दी गई मात्रा m, मतलब दी गई मात्रा कितनी मात्रा, मान लो हमने कहा 25 ग्राम दिया हुआ है, हमने कहा 0.2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब वो दी गई मात्रा वो स्मॉल m है, और स्मॉल m में यदि उसके मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दें तो वो किस वो मोल की संख्या में बदल जाता है, वो मोल की संख्या में बदल जाता है। ठीक है, मान लो हमने ये कहा कि हमारे पास 22 ग्राम, हमारे पास क्या है 22 ग्राम CO2 है, बताओ मोल की संख्या 22 ग्राम CO2 है, मोल की संख्या पूछ रहे हैं, 22 ग्राम CO2 है, मोल की संख्या पूछ रहे हैं, बोलो 22 ग्राम CO2। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है CO2 का। CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल, ये यानी 44 ग्राम पर मोल, एक मोल में 44 ग्राम। तो बताओ CO2 में 22 ग्राम दी गई है अपने को, तो n की दी क्या है 22 ग्राम है, तो n बराबर क्या होगा, दी गई मात्रा 22 ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान है 44 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये बाई तो बाई है, बाई 44, मतलब 0.5 मोल है। कितने मोल आएंगे 0.5 मोल आएंगे, ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल है, पर मोल ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 1/2 मोल आएगा, 0.5 मोल, अर्थात 22 ग्राम CO2 में मोल कितना हुआ, आधा मोल, कितना मोल हुआ, आधा मोल। ठीक है, फिर क्या करना है देखो, अब V में 20 समानुपाती, जो 20 समानुपाती n था, फिर मैंने हटा के यहाँ कहा कि समानुपातिक स्थिरांक है ये n मोल है, n की जगह यदि मान रखें n की जगह मान रखें तो क्या होगा देखो,
एन की जगह मान रखा तो v बराबर क्या होगा, v बराबर k का k रहा, फिर आगे कौन है m और m अपॉन कैपिटल m अपॉन क्या होगा कैपिटल m क्या किया मैंने, दोबारा ध्यान से सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, v बराबर k है, n की जगह n मोल है, मोल की जगह मैंने लिखा है m अपॉन कैपिटल m, यहाँ m डिग्री मान रहा और कैपिटल m उसका मोलर द्रव्यमान, कैपिटल m उसका क्या है मोलर द्रव्यमान। अब क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने v बराबर क्या कर दिया k समानुपातिक स्थिरांक इनटू m अपॉन n कर दिया, m अपॉन m कर दिया। अब इधर देखिए, जब m अपॉन m कर दिया, क्या मैं इस सिचुएशन को ऐसे कह सकता हूं, v को मैं इधर ले आया, v को इधर ले आया तो क्या बड़ा m, और फिर m बराबर क्या हुआ k, और इधर स्मॉल है और यहाँ क्या आ गया v, ये तो कैपिटल है, ये क्या है मोलर द्रव्यमान है, क्या है मोलर द्रव्यमान है, ये क्या है मोलर द्रव्यमान है। अब क्या हुआ ध्यान से, m अपॉन v द्रव्यमान अपॉन आयतन, क्या ये d होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या होता है d होता है, d बराबर क्या होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो क्या द्रव्यमान अपॉन आयतन की जगह मैं d लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह d लिखूंगा तो बोलो कैपिटल m मतलब मोलर द्रव्यमान, अणुभार, अणुभार क्या होगा बराबर k और इनटू क्या हुआ d, इनटू क्या हुआ d, d का मतलब यहाँ किससे गैस के घनत्व से, d का मतलब किससे है गैस के घनत्व से। अब मैं इस समीकरण को सही संतुलित करूं तो क्या बनेगा m, और यहाँ k हटा दूंगा तो m समानुपातिक d होगा, किसी गैस का मोलर द्रव्यमान उसके घनत्व के समानुपाती होता है, उसके घनत्व के समानुपाती होता है। दोबारा से सुन लो, सबसे पहले हमने नियम पढ़ा, अवोगाद्रो वाला नियम ये था v समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह मैंने हटाया, यहाँ k आ गया k है, यहाँ n क्या है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, हम दी गई मात्रा पदार्थ की दी गई मात्रा अपन उसका मोलर द्रव्यमान, पदार्थ की दी गई मात्रा अपन उसका मोलर द्रव्यमान। अब n की जगह मैंने ये मान पुट कर दिया, मैंने वो कुछ नहीं दिया, तो v बराबर क्या है कि m अपॉन m, m स्मॉल m और कैपिटल M, स्मॉल m पदार्थ की दी गई मात्रा और पदार्थ का अणुभार उसका मोलर द्रव्यमान, तो m और m का मैंने यहाँ पुट कर दिया, फिर मैंने क्या किया v को मैं यहाँ ले और कैपिटल है मोलर द्रव्यमान इधर ले, जब मोलर द्रव्यमान इधर ले तो m यहाँ आ गया और v इधर आ गया, v इधर आया तो बना क्या m बराबर इनटू m अपॉन v, m अपॉन v जो है द्रव्यमान अपॉन आयतन है वो घनत्व के बराबर होता है, किसके बराबर होता है घनत्व के बराबर, और जब m अपॉन v की जगह मैंने क्या कर दिया घनत्व लगा दिया, मैंने क्या कर दिया घनत्व है, तो क्या बना m बराबर k इंटू d, m बराबर क्या बना k इंटू d। अब k को मैंने यहाँ से हटाया तो m और d समानुपाती है, मतलब निश्चित तापमान पर किसी गैस का अणुभार उस गैस के घनत्व के समानुपाती है, किसी गैस का अणुभार उसका मोलर द्रव्यमान उस गैस के घनत्व के क्या होता है समानुपाती होता है, ये बात हमने पढ़ी है, ठीक है। उससे अगला हमने 4 नियम पढ़ लिए, बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, तीसरा नियम गै-लुसेक का नियम, चौथा नियम हमने पढ़ा अवोगाद्रो का नियम। पहले नियम में P व्युत्क्रमणपति V अर्थात V व्युत्क्रमणपति P एक ही बात, दूसरा नियम और इसमें स्थिर क्या था T और N, पहले में स्थिर क्या था T और N, दूसरे में हमने क्या पढ़ा, दूसरे में हमने पढ़ा दाब स्थिर है तो P और N स्थिर है चार्ल्स के नियम में, V समानुपाती T, दूसरा कौन सा पढ़ा V समानुपाती T, तीसरा नियम था पहला तीसरा नियम गै-लुसेक का, गै-लुसेक में क्या था ताप दाब आयतन तीनों की कंडीशन लग रही थी, ठीक है, सॉरी हमने तीसरे में पढ़ा P इंटू टी, P इंटू टी, तीसरे में क्या पढ़ा P इंटू टी, मतलब P इंटू टी पढ़ लिया, चौथे में हमने पढ़ा V इंटू एन, चौथे में हमने क्या पढ़ा V इंटू एन पढ़ा। ये 4 नियम से मिलकर एक समीकरण बनती है जिसका नाम है आदर्श गैस समीकरण। तो अगला अपना टॉपिक रहेगा आदर्श गैस समीकरण का, तो अगला हेडिंग है आदर्श गैस समीकरण।
4 मिनट रहेगा। आदर्श गैस समीकरण आदर्श गैस कौन सी गैस होती है? वो गैस जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में बोल्स, चार्ल्स और आवागो नियम का पालन करती है। कौन सी होती है आदर्श गैस? ताप दाब की सभी परिस्थितियों में, ताप दाब की सभी परिस्थितियों में, ताप दाब की सभी परिस्थितियों में बॉयल का नियम, वो गैस जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, वह आवागो नियम की पालना, वो गैस जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, वह आवागो नियम की पालना करती है। आवागो नियम की पालना करते हैं, आदर्श गैस कहलाती है। क्या कहलाती है? आदर्श गैस। आदर्श गैस कहलाती है। और देखिए आदर्श गैस में हम क्या देखते हैं, देखो कौन कौन से नियम, बोल्स का नियम, क्या हमने ये पढ़ा था? 20 ऐसे ही पढ़ा था बोल्स का नियम, पढ़ लिया बोल्स का। बोल्स के नियम अनुसार क्या था? स्थिर टी और एन स्थिर था। टी और एन क्या था? स्थिर था। फिर हमने क्या पढ़ा? बोल्स के नियम के अलावा चार्ल्स का नियम पढ़ा। चार्ल्स के नियम में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था 20 समानुपाती टी। हमने क्या पढ़ा था? 20 समानुपाती टी। इसमें क्या था? पी और एन कांस्टेंट थे, पी और एन स्थिर थे। चार्ल्स का बोयल के नियमानुसार, बोयल के नियमानुसार, किसके नियमानुसार? बोयल के अनुसार। ये किसके अनुसार? चार्ल्स के अनुसार। और फिर और क्या पढ़ा ध्यान से देखो, जब बोयल का नियम पढ़ लिया, चार्ल्स का नियम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था आवागो का नियम। और वो नियम क्या कह रहा था? वो नियम कह रहा था बी समानुपाती एन, बी समानुपाती एन। ताप दाब की कंडीशन थी, पी और टी स्थिर था। 3 नियम हमने, बोयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और आवागो का नियम, 4 पढ़े थे। और तीनों के अनुसार हम आदर्श गैस समीकरण बनाएंगे। क्या हम इस समीकरण कैसे लिख सकते हैं? V समानुपाती टी और एन ऊपर है तो एन टी ऊपर लिख दे, एन टी नीचे क्या करें? पी, एन टी अपॉन पी, एन टी अपॉन पी। अब V समानुपाती एन टी अपॉन पी है और मैं समानुपाती का चिन्ह हटा दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? V समानुपाती, चिन्ह हटा रहे हैं, समानुपाती को हटाया, V बराबर, और समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक स्थिरांक आता है गैस स्थिरांक, जो सभी गैसों के लिए जिसका मान समान होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक गैस स्थिरांक भी बोलते हैं। तो क्या होगा? V बराबर गैस स्थिरांक R, ऊपर N है और T है और इधर नीचे क्या है? P है। ठीक, फिर मैंने क्या किया? P को मैंने लिया, P और V को मैं मल्टीप्लाई करवाया तो PV बन गया। क्या बन गया? PV। और फिर मान क्या है? PV बराबर nRT, और यही गैस आदर्श गैस समीकरण है। PV बराबर क्या है? nRT, और यही कौन सी समीकरण है? आदर्श गैस समीकरण। दोबारा सुनिए, किसी गैस यानी वो गैस जो ताप दाब की समान परिस्थितियों, ताप दाब की समान परिस्थितियों या समान या सभी परिस्थितियों, ताप दाब के ऊपर नीचे की सभी परिस्थितियों, बोयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, आवागो नियम का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। कौन सी गैस कहलाती है? आदर्श गैस। बोयल के नियमानुसार हमने पढ़ा था P व्युत्क्रमणपति V या V व्युत्क्रमणपति P। बोयल के नियमानुसार हमने पढ़ा V व्युत्क्रमणपति P और यहाँ T और N स्थिर था। T और N क्या था? स्थिर था। फिर क्या? फिर चार्ल्स के नियमानुसार क्या हुआ? चार्ल्स के नियमानुसार V और T समानुपाती, यानी कोई निश्चित दाब की, दाब जिसमें निश्चित स्थिर दाब की कोई निश्चित द्रव्यमान वाली गैस, उसका आयतन उसके परम ताप की क्या होता है? समानुपाती।
अवगाद्रो में पढ़ा 20 समानुपाती है, अवगाद्रो में क्या पढ़ा 20 समानुपाती है। अब 20 समानुपाती है ना, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया, इसको मैंने समीकरण नंबर कितना कह दिया 3 कह दिया। और समीकरण 1, 2 और 3 से मैंने ऐसे लिखा, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b का b, इधर n और t ऊपर है समानुपाती, तो इनको मैंने ऊपर रख लिया n और t को कहाँ रख लिया ऊपर। क्या b इसके बिल्कुल अनुपाती है, p मैंने पैर में रख लिया, तो क्या बना v n t अपॉन v, इस पर समानुपाती कक्षी। जब समानुपाती कक्षी हटाते हैं तो एक नियतांक आता है r क्या है, गैस नियतांक है, r क्या है, गैस नियतांक। r क्या है, गैस नियतांक, ठीक है। और ये सभी गैसों के लिए क्या होता है, समान, इसलिए r को सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कहते हैं, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। सभी गैसों के लिए इनका मान क्या होता है, समान होता है, इसलिए सार्वत्रिक गैस स्थिरांक बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ, p को मेजर लिया और फिर क्या बच गया nRT, तो p भी बराबर क्या nRT। यही आदर्श गैस समीकरण है, यही क्या है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, आदर्श गैस समीकरण से कुछ हम ऐसे भी सिचुएशन कर सकते हैं, देखो न्यूमेरिकल में काम में लेंगे। क्या होता है देखिए, जब p भी बराबर nRT है, p भी बराबर क्या है nRT, देखिए क्या सिचुएशन बनती है। p भी बराबर nRT, p बराबर क्या है nRT। अब देखिए क्या n और r को नहीं है तो t इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा p v अपॉन t और इधर क्या nr। n का मान लो 1 है तो p v और t का मान स्थिर है, p v और t का मान क्या है, स्थिर है, क्योंकि n का मान भी निश्चित है, स्थिर है, n का मान 1 रख लें तो r कांस्टेंट है, तो p v अपॉन t बराबर क्या है, स्थिरांक मान लेता है। तो क्या बना, p मान लो कोई गैस है उसका दाब p1 और p1 के बाद इसका दाब हो जाता है p2, और कोई गैस है जिसका आयतन v1 और v2 हो जाता है और तापमान उसको t1 और t2 देते हैं, तो सिचुएशन कैसी बनेगी, तो सिचुएशन कैसी बनेगी, तो बनेगी p, इधर p को 1 मान लो, t1 v1 अपॉन t1 बराबर क्या रहेगा t2 v2 अपॉन t2। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्या बना, सिचुएशन कैसे बनी, p1 v1 अपॉन t1, p2 v2 अपॉन, ठीक है, ये सिचुएशन पैदा होगा। अब देखिए क्या होगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कैसी सिचुएशन बैठेगी, देखो देखिए, ऑक्सीजन गैस का एक नमूना 27 डिग्री सेल्सियस ताप, ऑक्सीजन गैस का एक नमूना, न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल क्या है देखिए, ऑक्सीजन गैस का एक नमूना 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ऑक्सीजन गैस का एक नमूना 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.9 बार दाब पर, 0.9 बार दाब पर कितना दिया गया, 0.9 बार। क्या क्या दिया गया, अपने को दिया गया T1, कितना दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर और क्या दिया हुआ है अपने को, बार दाब दिया गया है, वो दाब कौन सा है P1, कितना दिया गया 0.9 बार, कितना दिया गया है 0.9 बार। और क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है V1, आयतन दिया गया है V1 और कितना दिया गया है 2.74, कितना दिया गया 2.74 dm3। और क्या दिया गया है